अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। आज हम वजारत ख़ज़ाना सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर अगीगा ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस के मुलाजमीन मौजूद हैं और आइंदा वफाकी बजट माली साल के वफाकी बजट 2026-27 के लिए ये अपनी सिफारिशात और गुजारिशात लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। 13 निकाती एजेंडे में क्या ये गुजारिशात और क्या इनके मुतालबात हैं जो आइंदा माली साल बजट के लिए ये हुकूमत से चाहते हैं, इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस के चीफ़ कोऑर्डिनेटर रहमान बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आज वफाकी बजट सालाना बजट 2026-27 के लिए अपनी तजावीज़ और अपने मुतालबात लेकर ये ग्रैंड अलाइंस के जो ओहदेदारान हैं और अपने चीफ़ कोऑर्डिनेटर के साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि 13 नुकाती एजेंडा जो है उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं जो आप इस सालाना वफाकी बजट में जो है वो मंजूर करवाना चाहते हैं वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए। जी बहुत शुक्रिया। अब तक न्यूज़ का तो ख़ास तौर पे हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमेशा से आप मुलाजमीन की आवाज़ बने। देखें, जो 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड है ये तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो इज्तिमाई इशूज़, डिमांड, ख्वाहिशात जो हैं उसके मुताबिक है। और ख्वाहिशात जो हैं वो ये नहीं है कि हमें कोई बंगले, घर या कोई बैंक बैलेंस चाहिए। वो सिर्फ़ यही है कि बाइज़्ज़त तरीके के साथ एक सरकारी मुलाजिम अपना महीना जो है वो गुजार सके। तो पहला बुनियादी मुतालबा जो हमारा है वो तो है तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह के अंदर जो है वो ज़म किया जाए, पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ, 4 साल उसको हो चुके। दूसरा हमारा बुनियादी मुतालबा है कि पेंशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर जो है जो इन्होंने हमारा कट लगाया है, लीव इनकैशमेंट पेंशन रिफॉर्म्स के जिन टर्म्स एंड कंडीशंस जिस एग्रीमेंट के ऊपर हमें भर्ती किया गया था उसी के ऊपर रिटायर किया जाए। आज से 40 साल पहले अगर कोई मुलाजिम भर्ती हुआ था और उसको पता था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मुझे ये चीज़ें मिलनी हैं, उसको आप यकदम रिटायरमेंट से कोई 2-4 महीने पहले पता लगता है कि जी आपके लीव इनकैशमेंट में अगर 40 लाख थे तो आपको वो 23 लाख मिल रहा है, किसी को 10 लाख मिलना था तो वो 5-6 लाख के ऊपर आ गया है। तो जिस तरह से आप गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे IPPs के साथ एग्रीमेंट हुए हुए हैं, हम उनको वापस नहीं ले सकते, तो मुलाजमीन के साथ भी बीइंग एम्प्लॉयर आपका एक एग्रीमेंट हुआ था कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो पेंशन रिफॉर्म्स जो है उसको वापस लिया जाए। तीसरा जो हमारा मुतालबा है, गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील दी थी राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में, वज़ीर आज़म ने। हमारे पास 2 तबकात चल रहे हैं मुलाजमीन के अंदर भी। कुछ मुलाजमीन तो ऐसे हैं जो 100% से लेकर 300% तक तनख्वाहें ले रहे हैं और आइन का आर्टिकल 25 और 38 ये कहता है कि डिस्पैरिटी यानी कि तफरीक नहीं होनी चाहिए। तो उसको तफरीक को ख़त्म करने के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, 30% तो हमारे सूबे के साथियों को भी नहीं दिया गया, 70% वो दिया है, 30% का उसके अंदर एग्रीमेंट में एग्रीड है कि 30% मज़ीद डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है इनको दिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि तफरीक को ख़त्म करके तनख्वाहों और पेंशन के अंदर जो है वो 100% इजाफ़ा किया जाए। देखने वाला तो कहता है कि मुलाजमीन कह रहे हैं जी 100% इजाफ़ा किया जाए, ये 100% कैसे मुमकिन है? तो उसमें हमारी जस्टिफिकेशन ये है कि जब वफाकी वज़रा की तनख्वाहों के अंदर 6% इजाफ़ा हो सकता है, 600% इजाफ़ा हो सकता है। हाउस रेंट सीलिंग जो हमारे जजेज़ हैं और अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर 100% इजाफ़ा हो सकता है। तो ये जो मज़लूम बेचारे मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों के अंदर 100% इजाफ़ा क्यों नहीं हो सकता? तो तनख्वाहों के अंदर 100% इजाफ़ा किया जाए। हमारा जो उससे अगला 5वां मुतालबा है वो है हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस कि हाउस रेंट अलाउंस जो है 2700 कुछ रुपया जो है दिया जा रहा है, इसके अंदर घर कहाँ पे मिलता है आप खुद बताएं। कन्वेंस अलाउंस जो है 64 रुपये लीटर जब पेट्रोल था तब भी ये जो है कन्वेंस अलाउंस यही दिया जा रहा था, 400 से ऊपर चला गया है। तो मुलाजमीन का क्या कसूर है? हमारे ये मुतालबा है कि कन्वेंस अलाउंस सेम इज़ द केस विद द मेडिकल अलाउंस के 1800 रुपया जो है वो भी 18 साल उसको हो चुके हैं, उसको रिवाइज़ नहीं किया गया। तो मेडिकल अलाउंस जो है हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस और ये रिकमेंडेशन पे एंड पेंशन कमीशन जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करोड़ों रुपया लगाया, 2021 में उसकी सिफारिशात आई हुई थी कि 100% इजाफा किया जाए। इसको भी जो है अब 6 साल हो चुके हैं, बट गवर्नमेंट उसकी तरफ संजीदा नहीं है। आई डोंट नो कि क्या वजूहात हैं, मगर जो अशराफियाँ हैं, जो नज़दीक हैं इनके लोग, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है वो मराद जो है दी जा रही हैं। इसके बाद हमारा अगला मुतालबा है
कि टीचर्स और रिसर्चर्स को टैक्स के अंदर एक छूट दी जा रही थी कि भाई ये रिसर्च करेंगे, टीचिंग कर रहे हैं, एक बेहतर शोबा है, तो टैक्स में इनको रिलीफ दिया जाए। ये भी एक रिटन एग्रीमेंट हमारा गवर्नमेंट के साथ हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि जी इनका टैक्स रिबेट जो है वो बहाल किया जाएगा। अभी तक वो टैक्स रिबेट भी जो है बहाल नहीं किया गया। दीज आर द मेन। इसके साथ साथ फिर हमारा अगला मुतालबा है वही डिस्क्रिमिनेशन है, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन है। सूबों के अंदर जो है, तमाम सूबों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, यूडीसी का स्केल जो है वो 14 है, हमारे वफाक का जो है यहाँ पे 13 है। असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट का सिर्फ ये 3 कैडर रह गए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इनकी अपग्रेडेशन की जाए, ये भी उस एग्रीमेंट का जो है वो हिस्सा है। रूल 17A प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के दौरान सर्विस जो मुलाजमीन फोत हो जाते थे उनको जो है एज आ एश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक जॉब देती थी। इसी गवर्नमेंट ने जो है एहसन इकबाल साहब ने 2023 में, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पे होते थे, रेगुलर कर दिए थे सारे एम्प्लॉयज़। अब कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसके ऊपर इन्होंने जो है उसके ऊपर फ़िलहाल बैन किया है। तो हमारा मुतालबा यही है कि बहुत से डिसीजंस पहले भी कोर्ट से आए हैं और आप जॉइंट सेशन बना के कानून बनाते हैं और वो नल एंड वाइड जो है वो डिसीजन हो जाता है क्योंकि आप कानून बना देते हैं। तो इन बेचारे मजलूम मुलाजमीन के लिए भी आप एक जो है वो कानून बोले जॉइंट सेशन बनाए और ये कर दिया जाए। सालाना वफाकी बजट 2026-27 के लिए उम्मीदों के साथ और मुतालबात के साथ सरकारी वफाकी मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या मुतालबात हैं। सर बताइएगा कि आइंदा बजट के हवाले से आपके क्या मुतालबात हैं, हुकूमत से आप क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा नाम मोहम्मद शिराज है। फेडरल सेक्रेटेरिएट कोर कमेटी का मैं मेंबर हूं और रहमान अली बाजवा साहब हमारे अकीगा के चीफ़ कोऑर्डिनेटर भी हैं। मुतालबात तो उन्होंने डिटेल से बता दिए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बजट वाले दिन जो धरना होने जा रहा है उन मुतालबात पर हम पूरी तरह पहरा देंगे जब तक हमारे लीडर रहमान अली बाजवा साहब रात के अगर 12 बजे 1 बजे सड़क पर मौजूद रहेंगे तो हम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और मेन मुतालबा हमारा यही है जो बाजवा साहब ने पहले कह दिया है कि तमाम हिडाक को बेसिक में जम करके तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। चूँकि महंगाई में तो 100% इजाफा किया जाता है, लेकिन जब तनख्वाह देने की बारी आती है तो ये ख़बरें चल रही होती हैं कि 5 या 7% इजाफा किया जाए, जो मुलाजमीन के साथ ज़्यादती है, और डिस्पैरिटी को फिल फोर ख़त्म किया जाए जो 70% पे पहुँच चुकी है। लेकिन बाकी जितने भी अदारे हैं वो हमसे ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, जो डिटेल में तो बाजवा साहब ने बता दिया है। डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। आप क्या समझते हैं कि कितने % जो है वो आप डिमांड कर रहे हैं, और पिछली दफ़ा भी कुछ ना कुछ जो है बढ़ाई गई थी, तो आप कितने % जो है आपकी डिमांड है कि इतने % जो है वो तनख्वाह में इजाफा किया जाए तो उसके बाद सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी को बका जो है वो हो सकती है? देखें, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि हमारा छोटा मुलाजिम, उनकी तनख्वाहों में अगर 100% भी इजाफा कर दिया जाए तो वो 50,000 पे अभी भी नहीं पहुंच सकते। तो आप भी इस माशरे के अंदर रहते हैं। आजकल के दौर में अगर 50,000 भी किसी को दिया जाए तो वो अपने 2 मियाँ बीवी और सिर्फ 2 बच्चों के साथ वो 50,000 के अंदर कैसे गुजारा कर सकता है? अगर गवर्नमेंट 100% भी बढ़ा दी जाए तनख्वाह को फिर भी उनका गुजारा मुश्किल है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने देखना है कि हमने छोटे मुलाजम को किस तरह आगे लेके जाना है। चूँकि छोटा मुलाजम वैसे ही महंगाई की चक्की के अंदर पिसा हुआ है। पेट्रोलियम मुसनियात देखें, वो 400 रुपये लीटर को क्रॉस कर चुकी थी, अभी 10-20 रुपये उन्होंने कम किया है। चूँकि बढ़ाने की जब बारी आती है तो 140-150 रुपये इजाफा किया जाता है, लेकिन जब कम करने की बारी आती है 10 या 20 रुपये कम किया जाता है। लेकिन इसमें जो छोटा मुलाजिम, जो पिसा हुआ मुलाजिम है, हमारे ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक का छोटा मुलाजिम है, वो तो बिल्कुल पिस के रह गया है। वो इस्लामाबाद के अंदर एक झोंपड़ी में नहीं रह सकता। चलो कुछ लोगों को सरकारी रिहाइश मिली हुई है, लेकिन जिनके पास सरकारी रिहाइश नहीं है वो इस्लामाबाद के अंदर कहाँ पर रहें और कहाँ से आके वो इस फेडरल सेक्रेटेरिएट में आगे ड्यूटी करें? ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम आप इस रेशो से तनख्वाह बढ़ाएं कि जो पिसा हुआ एम्प्लॉई है, जो छोटा मुलाजिम है, उसकी आप रेशो ज़्यादा रखें ताकि उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले। और जो बड़ा मुलाजिम है, अगर उसकी 2 लाख सैलरी है, अगर आप उसको 10% भी देख दें उसकी जेब में तो 20,000 आ जाएगा। लेकिन जो छोटा मुलाजिम है, अगर उसकी बेसिक सैलरी 20,000 है, अगर सर आप उसको 10% देंगे तो उसकी जेब में क्या आएगा? हमारा गवर्नमेंट से ये सवाल है कि जो छोटा मुलाजिम पिसा हुआ है, खुदारा ये बजट आ रहा है, इस पे उस मुलाजिम की सुनी जाए और मुलाजमीन की, छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन के
प्रेसिडेंट जनाब महराज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि सालाना वफाकी बजट जो आ रहा है 2026-27 का, इसमें आपके क्या मुतालबात हैं बिलखुसूस पेंशनर्स के हवाले से? क्या पिछली दफ़ा आपके मुतालबात माने गए थे और इस दफ़ा आपके क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप तक चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा हमारी आवाज़ बने हैं और हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि मैं तो कोर कमेटी का मेंबर भी हूं, लेकिन इस वक्त जो मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं वो पेंशनर एसोसिएशन की कर रहा हूं। पेंशन्स इतनी कलील हैं कि उसमें हाजिर सर्विस का तो जो गुजारा बमुश्किल होता है, तो आप पेंशन में अंदाज़ा लगा लें किसी की 30,000 है, किसी को 35,000 है, इसमें पूरा महीना गुजारना कितना मुश्किल है। फिर ये जो हुकूमत होती है ये एक तरह से बच्चों की हैसियत रखती है कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो क्या उनको घर से निकाल के फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी हिफाजत की जाती है, उनकी खिदमत की जाती है। यहाँ उल्टा ही दस्तूर है कि जब इंसान पेंशन की तरफ चला जाता है तो उसको तवज्जो उसकी ख़त्म हो जाती है और कलील पेंशन बढ़ाई जाती है, जिसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि अब ज़रा ये महंगाई की तरफ नज़र दौड़ाएँ कि दूध की क्या कीमत है और जो खुर्द नोश अशिया की अशिया हैं उनकी क्या कीमत है, तो उस लिहाज से हमें क्या करना चाहिए। तो हम इस वक्त पोजीशन ये है कि मैं अपने की बच्चे की तनख्वाह के साथ मैं पेंशन मिला के भी गुजारा करना चाहूँ तो वो भी मुश्किल हो रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि इन बुज़ुर्गों की वो इस तरह तो नहीं एहतजाज कर सकते जिस तरीके से हाजिर सर्विस करते हैं। मैं डे 1 से अगीगा के साथ हूँ और रहमान बाजवा के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और हमें रहमान बाजवा पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो हमारी आवाज़ उठाएगा और उठाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम इस अगीगा की प्लेटफॉर्म से ही अल्लाह ने चाहा अपने हकूक़ हासिल करेंगे। मैं आपके तवस्सुस से मैं पेंशनर्स को तमाम को ये मैं अपील करूँगा कि खुदारा वो घरों से निकलें, घर बैठ कर हकूक़ नहीं हासिल किए जा सकते। गो के मानता हूँ कि उम्र की इस स्टेज में है कि बीमार भी होते हैं, कुछ वो ताकत नहीं रहती जो जवानी में होती है, तो कम अज़ कम बजट वाले दिन ज़रूर हाजिर हों और अपनी हाज़िरी लगाएँ और एहतजाज को कामयाब बनाएँ। गीगा के मेंबर कोर कमेटी मसूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि सालाना वफाकी बजट 2026-27 के लिए आपके क्या मुतालबात हैं? बहैसियत सरकारी मुलाजिम आप क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबात? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबब लना सबीलना सबबन या मुसब्बिबल असबाब पतख लना पतखन या मुफत्तिह अल अबवाब। जैसे हमारे बड़ों ने ये आपके सामने कुछ गुजारिशात की, तो मेरे ख्याल में आगे हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो एक अदना सा मुलाजिम है और अदना से वर्कर है। कोशिश करते हैं अभी इत्ला मिला और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इत्ला मिलती ही इधर आए। बकाया कौन जानता है, मैं एक बीमार बंदा हूँ, मेरे कमर में राड है, ठीक है ना सर, और न मुझे इतना कुछ बोलना आता है। अगर बोल दिया तो मेरे ख्याल में बस ये काफ़ी है। और सर से अपने मुतालबात, ज़ाहिर है आप मुलाजिम है, आपका हक बनता है कि जिस तरह बड़े सरकारी मुलाजमीन को जो है वो मराहत दी जाती हैं, आपका भी हक बनता है। तो आपका क्या मुतालबा है कि किस तरह की मराहत आपको भी दी जानी चाहिए जो बड़े सरकारी मुलाजमीन को दी जाती है? देखें ना जी, जैसे कि आपने ये बात बताया तो यहीं पे मतलब है ना कि जो चार्टर ऑफ डिमांड प्लाना इसी पे रहमान अली बाजवा साहब जिंदाबाद, ये चल रहे। हम तो मतलब है ना ख़त्म हो गए। अगले से हमारा यही उम्मीद है कि वो आ जाए और मज़ीद मतलब है ना क्या बजट वाले दिन कोशिश कर ले सारे निकल आए और यहाँ पे इन लोग की यकजहती कर ले, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें वो होगा। बकाया घर शहर का और डिमांडों का, तो यार डिमांड किसका है, किसके पास है? बड़े इदारों के पास क्या डिमांड है आप भी जानते हैं। एक मतलब है प्लस फरो, आप भी जानते हो, सब जानते हैं, ठीक है ना। बड़ों के साथ, बड़े इदारों के साथ कुछ और किस्म का है, हम जैसे बंदे के साथ क्या किस्म का है। बस 1.5 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट से सरकारी मुलाजिम फैज़ रसूल शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि आइंदा वफाकी सालाना बजट जो पेश किया जा रहा है 2026-27 के लिए, उसमें हुकूमत से आपके क्या मुतालबात हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा जी अगीगा के प्लेटफार्म से रहमान अली बाजवा साहब ने चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नमेंट को पेश कर दिया है। उसमें सारे मुतालबात हमारे जो है ना वो उन्होंने पेश कर दिए हैं। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि जो भी बाजवा साहब ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है उसमें हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ गवर्नमेंट मुलाजिम को दिया जाए महंगाई के तनासब से।
धरने की भी बात की जा रही है, पुरजोर एहतजाज की बात की जा रही है कि पूरे मुल्क से आप मुलाजमीन बुलाएंगे, एहतजाज करेंगे। क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि ये आपके मुतालबात जो है वो हुकूमत नहीं मानेगी, या इसमें कोई आपको शक है? जी, चार्टर ऑफ डिमांड हमने पेश किया है। वो चार्टर ऑफ डिमांड की पैरवाई के लिए जो है ना हमने पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन को जो है ना वो इधर धरने की कॉल दी है कि बजट वाले दिन हम इंशाल्लाह और एक दिन बजट से पहले हम एहतजाज करेंगे पुरजोर गवर्नमेंट से। यही अपील है हमारी कि हमारे जो है मुतालबात वो पूरे किए जाएँ। थैंक यू। सर बताइएगा कि सालाना वफाकी बजट 2026-27 जो पेश किया जा रहा है, इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए, बिलखुसूस छोटे दर्जे के जो सरकारी मुलाजमीन है, ये दरमियाने दर्जे के, उनके लिए क्या मुतालबात हैं आपके कि उनको कौन सी मराहत नहीं दी जा रही जो कि बड़े सरकारी मुलाजमीन को दी जा रही है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़कीन सती, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से मेरा तल्लुक़ है और सेक्रेटरीट कोर कमेटी रहमान अली बाजवा साहब की 2020 से मैं उनका कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रहमान अली बाजवा साहब का 5 सालों से तकरीबन हम पूरा साथ दे रहे हैं। वो हमारे भाई हैं। मैं और हमारी टीम और बाजवा साहब की टीम ने जेल में भी गए हैं। तो ये जंग जो है ना हकूक़ुल बाद की जंग है। हकूक़ुल बाद की जंग का जो है ना ये अल्लाह के भी हाँ बड़ा एक अजर अज़ीम सवाब है। रब की ज़ात ये कहती है कि मैं हकूक़ुल जो मेरे हकूक़ है, नमाज रोज़ा हज ज़कात ये मैं माफ़ कर दूँगा, मगर बंदे के हकूक़ में नहीं माफ़ करूँगा। जो काम भी अभी हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात की खातिर और बंदों की खातिर कर रहे हैं, इस चीज़ का अजर हमें रब की ज़ात देगी। बाकी रहमान अली बाजवा साहब ने 13 नगाती एजेंडा जो तकरीबन मेरे ख़्याल में अप्रैल की कोई डेट मुझे याद नहीं है, उसमें गवर्नमेंट को पेश कर दिया है और तफसीली उन्होंने आपको वो बता भी दिया है कि उसके गहराई में उन्होंने सारा इंटरव्यू आपको दिया हुआ है। सबसे पहले जो हमारे हडाक रिलीफ हैं वो बुनियादी तनख्वाहों में ज़म करने के लिए हमने गवर्नमेंट को अपील की हुई है, क्योंकि उसमें कुछ हमारे पेंशनर हज़रात हैं जो चंद लोग हैं जो पेंशन जाएंगे, उनके लिए भी फ़ायदा है। जो बाकी मानदा लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं है, वो क्योंकि हम ऑलरेडी हम ले रहे हैं ये चीज़। उसके बाद हमारा 30% जो डिस्पेरिटी अलाउंस है वो गवर्नमेंट का हमारा एक एग्रीमेंट है। साल पहले इन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह मुल्की हालात कोई सही नहीं है, तो आने वाले बजट में आपको ये 100% जो आपकी डिस्पेरिटी है इसको इंशाल्लाह लेके जाएंगे। वो हमारा गवर्नमेंट के साथ वादा है। फिर उसके बाद हमारा ये असिस्टेंट जो पैकेज है, ये इसके ऊपर एक बड़ा डाका डाल दिया गया है कि ये सारी दुनिया फौत ही नहीं होती। अगर सरकारी मुलाजिम के 2 बंदे फौत होंगे तो ये इनको ये ऐसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे मेन मसला होता है कि अगर जो सरकारी मुलाजिम दुनिया से चला जाए तो उसकी मेन बेवा से छत छीन ली जाती है। अगर किसी औरत का अगर दुपट्टा छीन लिया जाए तो ये तो माशरे की बड़ी तजलील होती है। इसको दोबारा बहाल करना है इंशाअल्लाह ताला हम लगे हुए हैं और उन्होंने वादा भी किया था। उसके ऊपर भी डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे वेब्स हैं, तो 1-2 मीटिंगें भी हुई हैं पिछले 6 महीने पहले, फिर उसके बाद खामोशी हो गई है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मसला भी हल होगा, क्योंकि अगर नहीं कर सकते दोबारा रिव्यू में हम जा सकते हैं, कोर्ट भी इसको पास कर सकती है, मगर गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि काबीना में बैठ के भी ये मसला इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। दूसरा हमारा मेडिकल है, कन्वेंस अलाउंस है, इसमें तकरीबन 10 सालों से वही चला आ रहा है। मेडिकल अगर आपका 500 रुपये है तो उसमें डिस्प्रिन की गोली भी नहीं आती। इतनी महंगाई हो गई है, 600% महंगाई हो गई है, मगर मेडिकल अलाउंस वहाँ भी है। दूसरा कन्वेंस अलाउंस है, वो देखेंगे 10 सालों से कन्वेंस अलाउंस वही है। या तो हम अगर गाड़ी पे बैठे हैं तो कोई हमारे से कम पैसे लेता हो या किराया कम कर दें या आपका कन्वेंस नहीं बढ़ा, वही ख़र्चा हमारा भी हो रहा है। हमारे भी बच्चे हैं, हम बड़ी मुश्किल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी एक अपनी सेहत पोशी रखी हुई है। तो खुदा रहा गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे हाल के ऊपर रहम करे, ख़ास करके ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को खुदा रहा कम अज़ कम 200% इनको अलाउंस तनख्वाह में, मेडिकल में, कन्वेंस में, ये हमारी तफसील भी दी हुई है, इजाफ़ा किया जाए।
बाकी हम इंशाअल्लाह ताला उम्मीद में है कि पिछली दफ़ा भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया था, हमारी बातें मानी थी। कुछ उन्होंने हमारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग रखे थे। उम्मीद है कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह वो फाइनलाइज़ करेंगे। रहमान अली बाजवा साहब की 2 दिन पहले डॉक्टर तारुफ फैज़ल चौधरी साहब के ऑफिस में मीटिंग भी हुई है और उन्हें यकीन दानी भी गवर्नमेंट ने दिलवाई है। गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद थे, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारी बात सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो पूरा साल बाजवा साहब ने बड़ी मेहनत की है पूरे पाकिस्तान में, डोर टू डोर वो गए हैं, अपने मतलब तहरीक चलाई है, हर शहर में गए हैं, उन्होंने अपने मतलब जलसे जुलूस किए हैं। हमारा वर्क कंप्लीट है। इंशाअल्लाह अगर ना हुआ तो हम धरना देंगे। अहम सवाल है कि आपने पिछली दफ़ा भी चार्टर ऑफ डिमांड इनको दिया था, वादे वहीद किए गए थे, इस दफ़ा भी आपसे कोई वादे किए गए? देखें, उस चार्टर ऑफ डिमांड में भी अगर हम बात करें तो ऐसा कतन नहीं है कि चीज़ें नहीं हुई। 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी हमें मिल गया था। डिसेबल एम्प्लॉयज़ जो हैं सूबों के तर्ज के अंदर उसका भी जो है इजाफ़ा हो गया था। जो वन टाइम एक डिस्पेंसेशन दी गई थी, अगले स्केल की मराहत नहीं थी, वो भी दे दी गई। हायरिंग के अंदर जो है 85% इजाफ़ा हुआ है, वो भी उस एग्रीमेंट के अंदर था। तो बहुत सी चीज़ें हो गई। अगर हम ये कहें कि जी वज़ीर आज़म की कायम करदा जो कमेटी थी उसने कोई भी मुतालबे पूरे नहीं किए, बिल्कुल उसके ऊपर हुए, मगर बदकिस्मती है कि टू दी एक्सटेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट तो ये इजाफे मिल गए। हमारे गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में भी 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल गया। 15% जो है KPK के अंदर मिला है, मगर हमारा पंजाब इससे जो है उसको महरूम रखा गया है। पेंशन का कट जो है सबसे बड़ा उनके ऊपर भी लगाया गया है। हमने जो प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई थी बजट के हवाले से पहले 5 तारीख को था, वो आगे गया और लोहा गरम ज़हरी बात है, तो हमने अपना एहतजाज भी जो है उसको 10 जून के ऊपर जो ले गए हैं। बड़ा वाज़ेह पैगाम है हमारी तरफ से कि हमें ये मुतालिबात जो है हमारे पूरे होते हैं तो हम इधर आएंगे, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे। बसूरत दीगर भरपूर एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया जाएगा। और मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि आप अगर एक्सपेक्ट करें कि आपके कायदीन जो है वो सारा साल छोटे छोटे या दरमियाने दर्जे के एहतजाज करते रहें, तो ऐसा कतन नहीं है। लोहा गर्म होता है, जब उस पर ज़रब लगाई जाती है तो वो शेप के अंदर आता है। बजट का ये मौका है कि इसमें कोई भी हम ये रिलीफ़ लेने में कामयाब हुए तो हमारे सूबाई मुलाजमीन को भी मिलेगा। तो आपने घरों में नहीं बैठना है, आपने बजट के दिन आना है। हमने वफाकी वज़रा जनाब एहसन इकबाल साहब और तलाल चौधरी जो वज़ीर मुमलिकत हैं उनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई। तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब और तलाल चौधरी साहब के साथ फ़ाइनेंस डिवीज़न FBR के नुमाइंदगान को उन्होंने बुलाया हुआ था। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो ऑलरेडी हमारे पास पहुंच चुके हैं, हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और सब्जेक्ट टू फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट अपनी गुंजाइश को जो है वो देखते हुए मुलाजमीन को रिलीफ देगी। बट हमने अपनी चीज़ें जो है प्रायोरिटाइज़ करके उनको बता दी हैं कि हम ऐसा कतन नहीं है कि मखसूस तबकात को तो जो है वो रिलीफ दिया जाए और जब कुर्बानी की बारी आए तो फिर सरकारी मुलाजमीन या पेंशनर्स के हवाले से कह दिया जाए। और ख़ास तौर पे हमारा एक जो मेजर मुतालबा है कि पेंशन जो है उसकी कम अज़ कम पेंशन जो है मुलाजमीन की वो 50,000 की जाए और कम अज़ कम उजरत जो मज़दूर की है। बदकिस्मती देखें कि सबसे महंगा शहर पाकिस्तान का इस्लामाबाद है और कम अज़ कम उजरत की बात करें, मज़दूर की कम अज़ कम उजरत सबसे कम यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर है 37,000, बाकी तमाम सूबों के अंदर जो है वो 40,000 और वो नाफिज हो चुकी है। डैट इज़ अ सेपरेट इशू कि 37,000 तो है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट करवा रही है। कहीं पे कोई 15,000 पे काम कर रहा है, कोई 20,000 पे या 30,000 या 32,000 के ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं कि एक तो मिनिमम वेजेस को 50,000 तक लेके जाया जाए और इसके साथ साथ उसकी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन भी जो है करवाए। सबसे बुनियादी नुकात मैं आपकी तरफ से जो है गवर्नमेंट को ये पेश करना चाहता हूँ कि मिनिमम वेजेस की भी जब बात की जाए तो वो जो अनस्किल्ड लेबर है कि जो न पढ़ा लिखा है वो कुछ भी नहीं है, वो मज़दूर की है। सेमी स्किल्ड और स्किल्ड की जो कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पे एक पीएन को जो अनपढ़ है उसको, एक जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको,
और एक पढ़ा लिखा जो टीचर है जिसने मास्टर्स भी किया हुआ है, जिसने मुख्तलिफ डिग्रीज़ भी की हैं, कोर्सेज़ भी किए हैं, उसको भी सेम कैटेगरी के अंदर हाँका जाता है। और टीचर और एक सिक्योरिटी गार्ड और एक पीएन की तनख्वाह बदकिस्मती के साथ मिनिमम वेजेस के अंदर जो है इन्होंने बराबर रखी हुई है, और वो भी 37,000 इनको नहीं दी जा रही। तो गवर्नमेंट डिफ़ाइन करे कि टीचर की जो कैटेगरी है ये स्किल्ड के अंदर चले, आप स्किल्ड में नहीं लेके आते तो सेमी स्किल्ड में लेके आएँ, तो उससे जो है उसकी तनख्वाह जो है ज़रा बेहतर होगी। कि जो जिन्होंने हमारी मुआशरे को बनाना है, इसको पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ करना है, अगर इतना आप जुल्म ज़्यादती आप वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो टीचर्स या आम बंदे का मोराल वहाँ से नीचे आएगा, वो टीचिंग साइड पे क्यों आएगा? कोई क्यों पढ़ेगा लिखेगा और जो है कौम के मारों जो है बच्चों को उन्होंने पढ़ाना है, जब उसको पता है कि मैंने पढ़ना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, तो मैं चौकीदार लग जाऊँगा, पैसे तो मुझे इतने ही मिलने हैं। तो आपको कोई ना कोई रिलीफ या सब्सिडी जो है वो देनी पड़ेगी टीचर्स को। जिस तरह टैक्स रिबेट दिया हुआ था आपने वही ख़त्म कर दिया। यहाँ पे एक वो कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। आपने इस मामले में आके पैसे देने के हवाले से एक टीचर, एक चपड़ासी, एक सिक्योरिटी गार्ड को तो आपने बराबर कर दिया, मगर जब मरात लेने की बारी आती है तो अशराफिया हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मुलाजिम हो, प्रेसिडेंट ऑफिस का मुलाजिम हो, नेशनल असम्बली, सेनेट, नैब, बेस, FIA, अदलिया, जो ताकतवर इदारे हैं, वहाँ पे तो आपने तफरीक पैदा कर दी कि मरात लेने की दफ़ा तो ठीक है, मगर जहाँ पे कुछ देने की बारी आती है तो वहाँ पे आपने एक PN को और एक पढ़े लिखे टीचर को भी जो है वो बराबर कर दिया। तो आने वाले बजट में इंक्लूडिंग जो टैक्सेस हैं हमारे, प्राइवेटाइजेशन हमारा एक बहुत कोर इशू है कि स्कूलों इदारों को गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइज़ कर रही है। डिस्कोस कंपनीज़ हैं, स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम के ऊपर जो है ये लेके जा रहे हैं, प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बेस्ट टीचिंग फैकल्टी जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के पास है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो पैसे भी उतने चार्ज कर रहे हैं। जो मास्टर्स करके आ रहा है, जिसने PhD किया हुआ है, जो स्कॉलर्स हैं, वो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल हो या प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, NTS के वो टेस्ट वगैरह जो है वो पास करके आ रहे हैं। पैरेलल टू डैट जो स्कूलों को आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, जिन्होंने 15-15, 20-20 हज़ार के ऊपर टीचर लेना है, कोई मैट्रिक पास है, कोई FA पास है, कुछ इस तरह से है, तो गवर्नमेंट को हमारा ये भी मुतालबा है कि ये स्कूल इदारे जो हैं खुदारा इनके ऊपर जो है रहम करें, आप फैसिलिटीज़ दें। और यहाँ पे भी वो दोहरा मेयार जो है आ गया है कि अगर सरकारी स्कूलों के अंदर मरात देंगे तो फिर अमीर का बच्चा भी उधर है, अमीर का बच्चा जहाँ पे भी है वो आपको प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है जाता नज़र आ रहा है। सरकारी स्कूलों का हाल ही ये किया जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ नज़र आए कि गरीब के बच्चे ने ही इधर आना है, जो मिडिल क्लास भी है बदकिस्मती के साथ आपने फैसिलिटीज़ ही ऐसी रखी हुई हैं कि वो फिर प्रेफर करता है कि जी ठीक है टीचिंग बेहतर हो या ना हो, फैसिलिटीज़ भी देखी जाती हैं, तो वही लोग जो है अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के वफाकी बजट 2026-27 के लिए जो मुतालबात हैं वो जानने आए हैं। सर बताइएगा कि जो छोटे दर्जे के या दरमियाने दर्जे के सरकारी मुलाजमीन हैं उनका क्या मुतालबा है हुकूमत से कि आइंदा बजट में क्या उनको रिलीफ दिया जाए या मराहत दी जाएँ जो पहले मौजूद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ निसार अहमद, मेंबर कोर कमेटी बाजवा साहब की टीम का हिस्सा हूँ। मैं कन्वेंस अलाउंस पे बात करूँगा और दर्जा चहारम की नुमाइंदगी करते हुए भी बात करूँगा कि कन्वेंस अलाउंस जो मिल रहा है हमें वो 2005 से मिल रहा है। मेरी पे स्लिप पे लिखा हुआ आ रहा है वो तकरीबन है 1800 रुपये। अब इस बात पे अंदाज़ा लगाएं कि 2005 में जो पेट्रोल की जो कीमत थी वो क्या थी और आज क्या है। आज पेट्रोल 400 रुपये पे क्रॉस किया है और फिर नीचे वापस आया है, तो महंगाई उस वक्त कितनी थी और आज कितनी है। और कन्वेंस अलाउंस हमारा 2005 का 1800 रुपये चल रहा है। 1800 रुपये में मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ कि एक गधा गाड़ी भी नहीं आ सकती, ना बैलगाड़ी आ सकती है। वो भी चारा, गधा भी चारा खाता है, बैल भी चारा खाता है, तो 1800 रुपये महीना उसका चारा भी नहीं बनता। तो हमारा कन्वेंस अलाउंस कैसे बनता है? गाड़ियों वाले ये नहीं देखते, जो ट्रांसपोर्टर ये नहीं देखते कि आपका कन्वेंस अलाउंस 1800 रुपया तो हम आपसे किराया कम लेंगे।
वो किराया अपना पूरा लेते हैं, मुकम्मल लेते हैं, और अपनी मराहत में तो इजाफ़ा कर दिया, लेकिन हमारी मराहत में मज़ीद कम बहुत थोड़ा। और दर्जा चहारम जिस कदर ज़िंदगी गुजारा है, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारा है, यकीन जानिए कि आप उसको देख लें तो रोना आए। इस कदर मुश्किलात का शिकार हैं, बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते, अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते, किचन पूरा नहीं कर सकते, किचन तक पूरा नहीं हो सकता इस महंगाई के दौर में, ठीक है। बच्चों के अखराजात कैसे पूरी करेंगे? और मैं अपनी आँखों से मैं ख़ुद देखता हूँ कि दर्जा चहारम का जो मुलाजिम है वो कैंटीन में दोपहर के वक्त वो कैंटीन में बर्तन मांज के या वेटरी करके तो एक वक्त की रोटी खाने के लिए वो उतनी टाइम का वो काम करता है कैंटीन में। वो टाइम के कौन सा होता है? वो ब्रेक का टाइम होता है, जो नमाज का टाइम होता है, 12 से 1 बजे तक या 2 बजे तक, 1-2 घंटे वो कैंटीन में काम करते हैं और वेटरी करते हैं, कोई बर्तन धोते हैं, कोई कुछ, कोई किस तरह, कोई किसी को समझ नहीं आती, वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो पता होता है कैंटीन वाला जो मालिक होता है, ठीक है, उसको पता, या फिर किसी और से उधार मांग के गुजारा करते हैं। इस कदर मुश्किलात का शिकार हैं कि उनकी सफ़ेद पोशी छुपना इंतहाई मुश्किल है। मैं ये गुजारिश करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि बराए मेहरबानी दर्जा चहारम का ख्याल करें। ये दर्जा चहारम आपका सुबह दरवाज़ा भी खोलता है, आपके टेबल पे डस्टिंग भी करता है, आपको चाय पानी भी पिलाता है, आपके ज़ाती काम भी करता है, आपका बिजली के बिल और दीगर, और इसके अलावा आपके बच्चों के भी काम करता है, लेकिन आप इसका काम नहीं करते। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी दर्जा चहारम की मुश्किलात को समझा जाए, देखा जाए और इसकी मुश्किलात को आसानी में तब्दील किया जाए। बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के बिलखुसूस जो मुलाजमीन हैं उनका क्या मुतालबा है कि आइंदा वफाकी बजट में उनको कौन से जो है उनकी पे स्केल में या दीगर मराहत में इजाफ़ा किया जाए? जी वालेकुम। बजट में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल के इशू पे बात करना चाहता हूँ कि दर्जा चहारम का जो मेडिकल अलाउंस है वो सिर्फ 1500 रुपये है। इस दौरान अगर कोई किसी भी फ़र्द को, घर के किसी बच्चे को या उस मुलाजिम को खुद भी कोई एमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप गली मोहल्ले के जो छोटे डॉक्टर हैं उनके पास भी जाएं तो उनकी भी कम से कम जो फ़ीस है 1000 रुपये है। तो आप उसमें हिसाब लगाएं कि वो 1500 जो महीने का उसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है उसमें से क्या वो डॉक्टर की एक टाइम की फ़ीस दे सकता है, क्या वो एक टाइम का मतलब दवाई ले सकता है। मेरी आपके तवज्जो से हुकूमत से ये गुजारिश है कि मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए ताकि जो है मेडिकल के हवाले से तो उसमें कुछ बेहतरी आ सके, क्योंकि क्लास 4 का जो मुलाजिम होता है किसी टाइम पे इंसान के पास पैसे नहीं भी होते तो बंदा जाए और जाके अपना इलाज करवा सके। शुक्रिया। पहले आपको जो है वो किस हद तक जो है वो हुकूमत की जानिब से इलाज मुआलजे की सहूलियत जो है वो दी गई है या वो कितने जो है वो फ़ीसद उसमें इजाफ़ा जो है आप चाहते हैं? सर मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त मेडिकल अलाउंस इंतहाई कम है, तो इसको जो है ना कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए। या एक दूसरा इनको जैसे कि सिंध सेक्रेटरीट में भी हैं मुलाजिम, वहाँ उनको हेल्थ इंश्योरेंस दी गई है तो उनकी लिमिट है एक सालाना 10 लाख रुपए। तो इस दौरान उनको अगर कुछ भी होता है तो अपना जाके वो कार्ड दे के मतलब जिस अस्पताल में भी जाएं वो अपना इलाज करवा सकते हैं। दर्जा चहारम के मुलाजिम के पास अभी जो है उसकी तनख्वाह में कितना हेल्थ अलाउंस आता है? सर 1500 रुपये है महीना, तकरीबन इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आप कितना चाहते हैं कि मिनिमम कितना होना? हम कहते हैं कि कम से कम ये जो है ना ये 10,000 होना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता घर में कोई कमी पेशी होती है, कहीं बंदा हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सकता है। इसमें तो अगर आप ना कहें कि I-9 से अगर किसी ने पिम्स जाना है या पोली क्लिनिक जाना है तो अगर वो इमरजेंसी में टैक्सी भी करता है तो वो 1500 से 1000 रुपये किराया मांगती है। अगर रात का टाइम हो तो फिर तो आसमान से बातें करते हैं। दरमियाने और छोटे दर्जे के मुलाजमीन का मुतालबा है कि आइंदा वफाकी बजट में माली साल 2026-27 के लिए जो वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के लिए 600% या 500% इजाफ़ा कर दिया जाता है उनके हेल्थ अलाउंस में, उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस में और दीगर मराहत दी जाती हैं, उनके बराबर ना सही लेकिन इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए, इनको ज़िंदा रहने के लिए इनकी पे स्केल के हिसाब से, इनके दर्जे के हिसाब से कम इनका वो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है या हेल्थ अलाउंस उनको दिया भी जाए और बढ़ाया भी जाए। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।